चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स में निमेसिस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आखिरकार निमेसिस हम किसे कहते हैं, निमेसिस का क्या मतलब है। तो ये जो शब्द आया है निमेसिस, ये आया है आपके ग्रीक माइथोलॉजी से, यानी आपके ये ग्रीक माइथोलॉजी से शब्द आया है और जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ रिवेंज, यानी प्रतिशोध की देवी। जो निमेसिस को कहा जाता है वो प्रतिशोध की देवी कहा जाता है और ये वहीं से इस टर्म का मतलब जो है कॉइन किया गया है, वहीं से इसको लिया गया है। आखिरकार वैसे निमेसिस का क्या मतलब होता है। निमेसिस मतलब एक प्रकार से ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर ड्रामा में क्या दिखाया जाता है, जो अच्छे करैक्टर हैं वो अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड किए जाते हैं और जो बुरे करैक्टर हैं वो बुरे काम के लिए मतलब उनको जो है दंड मिलता है। तो ये जो पहले मान लीजिएगा, पहले जो था हमारा लिटरेचर वो रिलीजियस लिटरेचर था। ग्रीक लिटरेचर की हम बात करें, क्योंकि कोई भी लिटरेचर है सबसे पहले वो जो है रिलीजियस फॉर्म में ही लिखा गया है। लोग पहले जो भी लिटरेचर लिखा गया वो सबसे पहले रिलीजियस फॉर्म में। ये तो धीरे धीरे बाद में एक एंटरटेन का साधन बना, नहीं तो सबसे पहले क्या था, रिलीजियस लिटरेचर था जिसमें कुछ ना कुछ मतलब कॉमन पीपल के लिए मैसेज देने का काम किया करते थे जो राइटर्स थे, या फिर जो है उनको कुछ सीख मिले, इस तरीके से मतलब जो है रिलीजियस लिटरेचर को लिखा जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका मतलब जो है फॉर्म बदलते चले गए और चीज़ें आती चली गई, फिर इसको एक एंटरटेनमेंट का भी साधन बना लिया। इसके अलावा समाज में क्या घटित हो रहा है इसको दिखाने के लिए भी मतलब जो है फिर इसको इस्तेमाल किया जाने लगा लिटरेचर को। तो लिटरेचर में ये निमेसिस जो टर्म है ये इसी प्रकार इस्तेमाल होता है कि जो ड्रामा हो या पोइट्री हो उसमें अच्छे करैक्टर जो है अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड किए जाते हैं और जो बुरे करैक्टर हैं उनको बुरे कामों की सज़ा मिलती है। जैसे कि ऐसा होना भी चाहिए और इसको इसीलिए जो है राइटर्स अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही चीज़ पसंद आएगी। मान लीजिएगा पता चले जो अच्छे करैक्टर हैं उनको जो है पनिश किया जा रहा है और जो बुरे करैक्टर हैं उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जनरल बेसिस पर आप देखते भी हैं कि मान लीजिएगा जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। जैसे आप भी बोलते हैं कई बार कि भी जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, क्योंकि जो गलत काम करता है उसको गलत काम की सज़ा मिलती है, जो अच्छे काम करता है उसे अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिलता है। तो इसी प्रकार से निमेसिस का प्रयोग करते हैं राइटर्स अपने लेखन कार्य में, और निमेसिस इसलिए ही मतलब प्रयोग करते हैं ताकि जो अच्छे करैक्टर हैं उनको अच्छा रिवॉर्ड दिया जा सके, मतलब उनको रिवॉर्ड किया जाए, और जो बुरे करैक्टर हैं उनको पनिश किया जाए। तो जिससे कि एक जो ड्रामा हो या पोइट्री हो या कोई नोवेल हो या कोई स्टोरी हो वो क्या है एक अच्छी लगती है और सच करके बाहर आती है। इसके अलावा दूसरों को मैसेज छोड़ जाती है कि भाई हाँ अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और आगे देखते हैं, निमेसिस इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। ये क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस यानी साहित्यिक विद्या, क्योंकि जितने भी हम पढ़ रहे हैं पूरी सीरीज चल रही है हमारी लिटरेरी टर्म्स की, और ये सारी की सारी क्या है लिटरेरी टर्म्स ही हैं और ये क्या है एक साहित्यिक विद्या ही है सारी की सारी। इसके अलावा दैट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ पोइटिक जस्टिस, यानी ये क्या है एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, पोइटिक जस्टिस की, यानी काव्यात्मक न्याय। काव्यात्मक न्याय मतलब वही है कि अच्छे काम के लिए अच्छा रिवॉर्ड मिले, बुरे काम के लिए पनिशमेंट मिले। जैसे कि वेयर, जहाँ पर द गुड करेक्टर्स आर रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्च्यूज़, यानी जो गुड करेक्टर्स है जो अच्छे करेक्टर हैं उनको जो है उनके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, उनको मतलब जो है सम्मानित किया जाता है। एंड द इविल करेक्टर, और जो बुरे करेक्टर्स हैं आर पनिश्ड फॉर देयर वाइसेस, और जो बुरे करेक्टर हैं उनको जो है उनके बुरे काम के लिए, बुरे उनके गुणों के लिए उनको दंडित किया जाता है, पनिश किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है द टर्म निमेसिस कम्स फ्रॉम द गॉडेस निमेसिस। ये जो टर्म आई है, ये जो टर्म निकल के आई है निमेसिस, ये आती है आपकी गॉडेस नेमेसिस से, यानी इसको एक देवी माना है। और कहाँ माना है, शी इज़ द गॉडेस ऑफ रिवेंज इन ग्रीक माइथोलॉजी, यानी शी इज़ द गॉडेस, एक देवी ऑफ रिवेंज यानी प्रतिशोध की, बदले की देवी, इन ग्रीक माइथोलॉजी, यानी ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार ये क्या है एक बदले की देवी है, यानी प्रतिशोध की देवी है। यानी सबसे पहले इसका जो आया था ग्रीक माइथोलॉजी में, मतलब रिलीजियस वर्क में इनका इस्तेमाल किया गया था निमेसिस का। इसको वहाँ पर देवी माना गया है कि मान लेगा कोई भी करैक्टर गलत काम कर रहा है तो उसके लिए सज़ा रिलीजियस उसमें दिया करती थी, मतलब ग्रीक माइथोलॉजी में वो निमेसिस दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे इसका टर्म का फिर लोगों ने किस रूप में इस्तेमाल कर लिया कि अब ये जो टर्म है इस रूप में इस्तेमाल की जाएगी कि जो गुड करेक्टर्स हैं उनको अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड किया जाएगा, जो बुरे करेक्टर हैं उनके लिए पनिश किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी कि निमेसिस के द्वारा ही दिया जाएगा, वो मतलब ऐसी स्थिति को दर्शाया जाता है जैसे कि आप सामान्य तौर पर आप देखते भी होंगे कि मूवी में मतलब ऑटोमेटिकली मतलब जो अच्छा करेक्टर है उसके साथ फिर अंत में अच्छा हो रहा है, जो बुरा है उसके साथ बुरा होता है। ठीक है, अंततः मतलब जो है
बुरा होता है। लेकिन बीच बीच में करेक्टर्स आप देखेंगे बीच बीच में कुछ गलत भी हो जा रहा है जो अच्छे करेक्टर्स है, तो वो तो एक क्या है, एक क्लाइमैक्स चढ़ाने का मामला होता है उनका। कभी ड्रामा है या पोइट्री है, कोई भी नोवेल है, स्टोरी है, वो क्लाइमैक्स को चढ़ाने का मामला होता है, नाटक को थोड़ा पीक पे ले जाया जाए ताकि और ऑडियंस को पसंद आए, क्योंकि और टेक्निक का दुनिया भर की लिटरेरी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन निमेसिस क्या है, फाइनली मतलब यही आता है कि जो अच्छे करेक्टर हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए, जो बुरे करेक्टर हैं उनको पनिश किया जाए। तो ये सब, ये जो निमेसिस का फिर बजाय जो राइटर्स हैं निमेसिस शब्द का प्रयोग ना करके इसको एक टर्म मान लिया, ऐसी मतलब एक स्थिति को क्रिएट करते हैं वो ड्रामा में, नोवेल में, स्टोरी में या पोइट्री में, कि जो अच्छे करेक्टर हैं उन्हें अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जो बुरे करेक्टर हैं उन्हें बुरे के। लेकिन सब हो किसके अकॉर्डिंग रहा है, निमेसिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि निमेसिस यही एक टर्म है। और क्योंकि जो आई कहाँ से, आपके ग्रीक माइथोलॉजी से, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में तो सीधा सीधा दर्शाया गया, इसको माना गया है कि कौन है ये, मतलब जो है प्रतिशोध की देवी है। कोई भी गलत काम करता था, रिलीजियस वर्क जब लिखे जाते थे तो उसमें निमेसिस का प्रयोग किया जाता कि निमेसिस ने उसको दंड दिया है, ठीक है, और अच्छे करेक्टर के लिए रिवॉर्ड दिया है। तो इसी तरीके से ये निमेसिस टर्म वहाँ से निकल के आई है, ग्रीक माइथोलॉजी से, ठीक है, यानी आपकी जो यूनानी पौराणिक कथा है वहाँ से। आगे है, इन द फेमस ग्रीक ट्रेजेडी ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीज द निमेसिस ऑफ किंग ओडिपस इज हिज ह्यूब्रिस और एक्सेसिव प्राइड। जैसे कि इन फेमस ग्रीक ट्रेजेडी, एक ग्रीक ट्रेजेडी है, ग्रीक त्रासदी है, ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीज, जिसको लिखा है सोफोक्लीज ने। इसमें क्या होता है, द निमेसिस ऑफ किंग, यानी किंग की जो एक गलती है, ओडिपस यानी जो राजा है, हिज क्या है, ह्यूब्रिस और एक्सेसिव प्राइड, उसको भी क्या अत्यधिक घमंड है, और इसी वजह से जो है यानी ही इज सो प्राउड, बहुत मतलब वो घमंडी है, दैट ही डज नॉट इवन सिंग फ्रॉम डिफाइंग प्रोफेसीज ऑफ द गॉड्स। भगवान जो उसको मतलब एक भविष्यवाणी करता है उसको भी मतलब वो अनदेखा कर देता है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि वी सी दैट द किंग एंड्स अप डूइंग व्हाट ही फियर्स ट्राइज टू अवॉइड। अब क्या होता है अंत में जो है, हम देखते हैं कि एंड्स अप डूइंग व्हाट ही फियर, जिससे वो डरता है, ठीक है, दस इस प्रकार हिज निमेसिस इज एरोगेंस, और जो निमेसिस है उसके घमंड का अंत करती है। इसी तरीके से इन क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फॉस्टस निमेसिस वॉज हिज प्राइड, यानी क्या है, उसका घमंड था, इन हिज स्कॉलरशिप, उसकी विद्वानता का। यानी डॉक्टर फॉस्टस में दिखाया गया है कि क्रिस्टोफर मार्लो का जो डॉक्टर फॉस्टस है एक करेक्टर, वो क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, और उसे मतलब कॉन्फिडेंस है अपनी विद्वत्ता का, और वही उसको क्या है फिर अंततः उसकी पतन की ओर ले जाता है। तो उसी को हम जो है निमेसिस कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म को। नेक्स्ट है आपका प्रोलॉग। आखिरकार प्रोलॉग का क्या मतलब है? प्रोलॉग का मतलब है, प्रोलॉग इज एन ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी दैट एस्टेब्लिश द सेटिंग। प्रोलॉग को एक प्रकार से आप ऐसे मान लो, प्रोलॉग क्या होता है, ये एक ऐसी मतलब एक इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन टाइप, जो मतलब प्ले के, नाटक के स्टार्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि जो आने वाली कहानी है उससे इंट्रोड्यूस कराया जा सके, उसको उसकी सेटिंग को एस्टैब्लिश कर सके कि आगे आगे ये कहानी में होने वाला है। जैसे कि कई बार आप देखते होंगे मूवी में, तो मान लीजिए मूवी में कहानी जैसे शुरू होती है तो वहाँ पर बताया जाता है कि भी ये बड़े रईस घराने के ये लोग हैं, और उसके बाद में कहानी ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। वहाँ पर पहले बता दिया जाता है कि एक ये व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई विलेन है, विलेन की भी मान लीजिए बता देंगे, हीरो है कि भी ये व्यक्ति हैं। इसके अलावा विलन है तो बीच बीच में आपने देखा होगा कि बताते कि भाई ये है, इसका काम ये है, और ये हमेशा लोगों को मारने का काम करता है। तो वो क्या कराते हैं, तुमको एक इंट्रोडक्शन कराते हैं, तुमको एक इंट्रोड्यूस कराते हैं करैक्टर्स से, जिससे कि आगे की जो सेटिंग है उसको अच्छे से स्थापित किया जा सके और आगे जो है आपको समझने में आसानी हो कहानी को। तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप होता है। प्रोलॉग इज एन ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी, ये क्या है, कहानी की ओपनिंग होती है। दैट एस्टैब्लिश सेटिंग, क्या है, ये एक सेटिंग को मतलब स्थापित करती है, एंड गिव्स बैकग्राउंड डिटेल्स, और हमें क्या बैकग्राउंड डिटेल मिलती हैं। क्योंकि मान लीजिएगा पहले से हमें बता दिया कि भाई ये करैक्टर ऐसा है, इसका ये व्यापार होता है, और ये मतलब ड्रग्स का व्यापार करता है या इसका व्यापार करता है कसिनो का, ठीक है, और इस तरीके से लोगों को मारने का काम करता है। तो आपको पता चल जाता है, जब वो आगे बढ़ेगा, फिर कहानी आगे बढ़ेगा, आपको पता चलता है कि भाई तो बुरा करैक्टर है, ये ऐसे ही करेगा। तो इसलिए बैकग्राउंड डिटेल मिल जाती है प्रोलॉग के द्वारा। द वर्ड प्रोलॉग कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म से आया है, दो शब्दों से आया। प्रो मीनिंग मतलब बिफोर, एंड लॉगस मीनिंग मतलब डिस्कोर्स, ठीक है, यानी डिस्कोर्स मतलब बातचीत। इस प्रकार हम कह सकते हैं दस द प्रोलॉग इज द इंट्रोडक्शन टू अ डिस्कोर्स, यानी ये क्या है, बातचीत से पहले क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है। यानी ग्रीक के हिसाब से हम देखें तो ये बातचीत से पहले एक इंट्रोडक्शन होना। तो कोई भी चीज़ है, जब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिएगा आपने देखा होगा जब आप स्कूल में भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं
टीचर्स हों, कोई भी हो, आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, ठीक है, अपना बता देंगे। इसी तरीके से कोई कहानी की चल रही होगी, पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा कि भाई ये बात इसमें ऐसे ऐसे, तो आपको उसको पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है, इसलिए उसको ही मतलब प्रोलॉग कहा जाता है। इसके अलावा आगे है आपका पोयम। ये पोयम के लिए कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है, बुक के लिए हो सकता है, या फिर कोई परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है। स्पेशली द एड्रेस स्पोकन बिफोर अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। और स्पेशली ये जो एड्रेस एक संबोधन होता है स्पोकन बिफोर अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, ये जो नाटकीय मंचन होता है उसके पहले जो बोला जाता है उसी को मतलब प्रोलॉग, मतलब स्पेशली उसी के लिए किया जाता है। बाकी हर जगह इंट्रोडक्शन का ये मतलब प्रयोग किया जाता है। जनरली स्पीकिंग द मेन फंक्शन ऑफ अ प्रोलॉग इज टू टेल सम अर्लियर स्टोरी एंड कनेक्ट इट टू द मेन स्टोरी। मतलब इसका जो उद्देश्य होता है, मेन फंक्शन जो है, मेन कार्य जो है प्रोलॉग का, जनरली वो क्या है, इज टू टेल, वो बताना होता है सम अर्लियर स्टोरी, मतलब कुछ पहले की जो कहानी है मतलब। इसके अलावा कनेक्ट करना होता है किसके लिए, इट टू द मेन स्टोरी, मतलब मेन स्टोरी से उसे कनेक्ट किया जा सके कि अब ये कहानी ये चलेगी यहाँ से। इसके अलावा सिमिलरली इट सर्व्स एज अ मीन्स टू इंट्रोड्यूस चैप्टर्स ऑफ अ स्टोरी एंड शेड लाइट ऑन देयर रोल। वही बात है, यानी सिमिलरली उसी प्रकार से कि इट सर्व्स एज अ मीन्स टू इंट्रोड्यूस, ये एक साधन के रूप में प्रयोग होती है, इंट्रोडक्शन के रूप में, जो चैप्टर्स हम इंट्रोड्यूस कराती है किसी भी कहानी के। एंड शेड्स लाइट्स, और मतलब एक लाइट प्रकाश डालती है ऑन देयर रोल, उनके रोल पर कि किसका रोल क्या रहने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जो है कहते हैं प्रोलॉग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है टर्म है, नेक्स्ट टर्म है आपका, ये लास्ट है एपिलॉग। एपिलॉग का क्या मतलब है, एपिलॉग मतलब ये जस्ट प्रोलॉग का उल्टा है। जैसे एपिलॉग का जो इस्तेमाल उसका प्रोलॉग का होता है शुरू में, लेकिन एपिलॉग का जो इस्तेमाल होता है वो एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के अंत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीधा ऑडियंस को एड्रेस किया जाता है, एपिलॉग का ऑडियंस को एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट में जो करेक्टर्स हैं उनके फेट, उनके भाग्य के बारे में बताया जाता है कि भी अब क्या रहा क्या नहीं हुआ। और देखते हैं ज़रा आगे। एन एपिलॉग और एपिलॉग इज अ पीस ऑफ राइटिंग एट द एंड ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर। वही बात है, यानी ये क्या होता है, एपिलॉग एक राइटिंग का एक टुकड़ा है जो क्या है, लिटरेचर का जो वर्क है उसके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। विच कंक्लूड्स द वर्क, जो कहानी का जो रचना है उसका क्या है, उसका मतलब अंत करता है, उसका सारांश बता के छोड़ देता है। एपिलॉग इज द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग, ये प्रोलॉग का उल्टा है। बिकॉज विच इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क, क्योंकि जो प्रोलॉग है वो तो बिगनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क को तो शुरू में लिखा जाता है। इसके अलावा एन एपिलॉग इज डिफरेंट फ्रॉम एन आफ्टरवर्ड, इसको क्योंकि बाद में लिखा जाता है। लेकिन आगे एन एपिलॉग इज डिफरेंट फ्रॉम एन आफ्टरवर्ड, लेकिन ये आफ्टरवर्ड से भी अलग है, क्योंकि इन दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी, ये मेन स्टोरी का ही हिस्सा होता है। अकरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स के बाद, जब मान लीजिएगा कोई भी कहानी है अपने पूरे चरम सीमा पर चढ़ जाती है, उसके बाद में जो क्लाइमैक्स के बाद उतरती है कहानी, तब ये वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल होता है। एंड रिवीलिंग द फेट्स ऑफ द करेक्टर्स, वही बात है कि ये करेक्टर्स के भाग्य के बारे में बताते हैं कि उनका क्या हुआ है, वो क्या क्या करने वाले हैं। आगे है एन आफ्टरवर्ड इज टिपिकली रिटन बाय समवन अदर देन द ऑथर, और जो आफ्टरवर्ड होता है ये लिखा जाता है किसी और के द्वारा बजाय ऑथर के। एंड डिस्क्राइब हाउ द बुक केम इनटू बीइंग, और इसमें तो ये बताया जाता है कि ये जो किताब है आई कैसे, आफ्टरवर्ड में। लेकिन एपिलॉग एक अलग चीज़ है, एपिलॉग में मतलब करेक्टर्स के फेट के बारे में बताया जाता है, और करेक्टर्स क्या करते हैं एपिलॉग को, उनमें से कोई एक करेक्टर है जो एपिलॉग को बोलता है, यानी राइटर क्या करेगा, उनमें से किसी एक के द्वारा एपिलॉग को बुलवा देगा। क्योंकि एपिलॉग इज सेट आफ्टर द मेन बॉडी ऑफ द स्टोरी, इसको जो है कहानी के मेन बॉडी के बाद में मतलब सेट किया जाता है। और फार इनटू द फ्यूचर, और मतलब फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। वेयर द राइटर स्पीक्स टू द रीडर्स इनडायरेक्टली, जहाँ पर जो राइटर है, जो लेखक है, उनसे इनडायरेक्ट वे में बोलता है। क्योंकि इनडायरेक्ट वे में क्यों, क्योंकि वो थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू अ डिफरेंट करेक्टर, क्योंकि वो दूसरे करेक्टर के द्वारा मतलब जो है अपनी बात को कहलवाता है, जबकि वो कह खोद रहा होता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है द टेम्पेस्ट, यानी विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है द टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट में क्या है, एक यही मतलब लास्ट में एक आता है एपिलॉग, और टेम्पेस्ट में बताया गया है जिसको प्रॉस्पेरो बोलता है। और टेम्पेस्ट में वो बताता है कि मान लीजिएगा ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करता है कि भी अब हमें छोड़िए और अब हमें जाने दीजिए, और मैंने अब आज़ाद हो गया हूँ। और वो अपनी आज़ादी के बारे में पूछता है कि ये सब जो मैंने किया
ये जो है अपनी आज़ादी के लिए किया, जिसको भी मान लो मैंने बंदी बनाया, ठीक है। आप इसे प्ले को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मतलब बेहतर समझ में आएगा। तो टेम्पेस्ट में इसका इस्तेमाल किया गया है एपीलॉग का, कि मैंने जो है किसी को बंदी बनाया तो अपने उसके लिए बनाया, अपने आप को आज़ाद करने के लिए, और फिर वो ऑडियंस से भी कहता है कि अब तुम मुझे भी अकेला छोड़ दो, ठीक है, मुझे भी जो है जाने दो। तो ये जो शब्द हैं ये मतलब शेक्सपियर के ही शब्द हैं, क्योंकि लास्ट प्ले रहा टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का लिखने का, और वहाँ पर विलियम शेक्सपियर भी ऑडियंस से विदा लेना चाहते थे, कि क्योंकि आगे वो लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने कहा ना इनडायरेक्ट वे में वो क्या होता है, जो राइटर है वो किसी और के कैरेक्टर के द्वारा अपनी बात को कहलवाता है। इसके अलावा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा मूवी ख़त्म हो रही है, उसके बाद में डायरेक्टली ऑडियंस को कहा दिया जाता है कि भाई अब कहानी ख़त्म हो गई, अब तुम भी क्या कर रहे हो, तुम भी अपने घर को जाओ। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। यानी लास्ट में कोई कहानी ख़त्म हुई, जैसे ज़्यादातर देहाती मूवी में देखने को मिलता है कि भैया एंड हो गया, अब तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, तुम भी निकलो यहाँ से। तो यानी डायरेक्टली वो क्या है एड्रेस कर दिया जाता है ऑडियंस के लिए, लेकिन ये एक ऑडियंस के लिए इस प्रकार से एड्रेस किया जाता है क्योंकि वो विचार होते हैं किसके, राइटर के। राइटर अपने विचारों को किसी दूसरे के द्वारा कहलवाना चाहता है, उसी को मतलब हम एपीलॉग कहते हैं। एपीलॉग ये मान लो कि एपीलॉग को बाद में लिखा जाता है, प्रोलॉग को पहले लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों टर्म समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।